अवर एजुकेशनल चैनल फोकस एग्जाम्स में डॉक्टर विभा उत्तम आज मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों में अंतर बताऊंगी। आप अंतर कहें, भेद कहें, डिफरेंस कहें या कंपैरिजन या इन दोनों में रिलेशन कह सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन दोनों में प्रमुख अंतरों की। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में डिफरेंसेस की या प्रमुख अंतर की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मुझे आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तथ्य ये दोनों चैप्टर पढ़ें, इसके बाद ही डिफरेंसेस समझें। मैंने अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटी नाम से और भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको ये दोनों वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वैसे इन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर मनुष्य को या हर नागरिक को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। उन्हें इन अधिकारों को पाने के लिए कहीं जाना नहीं होता है, न्यायालय या संसद, उसको स्वतः ही ये अधिकार मिल जाते हैं। और इन अधिकारों को हम जनरली मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो ये कुछ अधिकार हैं जो हमको अपने आप ही मिल जाते हैं जो भी भारत का नागरिक होता है। जैसे कि हम लोग तो भारत में जन्म लिए तो हम भारत के नागरिक हो गए, जो विदेशी भारत की नागरिकता लेते हैं वो उनको भारत की नागरिकता मिलने के साथ ही ये वाले अधिकार सारे उनको मिल जाते हैं। तो अभी जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य होते हैं वो समाज के लिए होते हैं, जैसे पंचायतों का गठन, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। तो ऐसी नीतियां जो व्यक्ति के साथ साथ समाज और देश दोनों का विकास करती हैं, वो उन सबको राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत रखा जाता है। मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे पंचायतों का गठन इसी के तहत हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के तहत पंचायतें बनी तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ तो हमारे देश का विकास हुआ। अब जब देश और उस समाज का विकास हुआ तो वहाँ के लोगों का भी विकास हुआ। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्तियों के लिए होते हैं और जो नीति निर्देशक तथ्य होते हैं वो समाज के लिए होते हैं। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तथ्य तो हमारे संविधान में कहाँ दिए हुए हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में दिए हुए हैं। तो हमें पॉलिटी में कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ती हैं, जैसे हमें मौलिक अधिकार का भाग याद रखना पड़ेगा कि ये मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारा इसके तुरंत बाद वाला भाग है, तो ये हमारा भाग 4 है। तो मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद हमको याद रखने पड़ेंगे कि ये अनुच्छेद 12 से शुरू होकर 35 तक में दिए हुए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इसके तुरंत वाले भाग में दिए हुए हैं। तो अगर मौलिक अधिकार का लास्ट का अनुच्छेद 35 है तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के लिए अनुच्छेद 36 से शुरू होगा। तो मतलब हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक दिए हुए हैं, हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखते हैं, जैसे कि IAS PCS के एग्जाम्स में हमारा जो लिखित पेपर होता है पॉलिटी का, उसमें अगर पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में अंतर लिखिए या इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इनकी समीक्षा कीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम अगर अपना क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करते हैं, लिखने की शुरुआत ऐसे करते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए हैं। तो जो हमारा एग्जामिनर होता है, मतलब जो हमारी कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको एक माइंड सेट हो जाता है कि इस बच्चे को कुछ आता है, इसने मतलब सही चीज़ें लिखी हैं, तो इसको पॉलिटी का इसका मतलब नॉलेज है, तो वो हमारी कॉपी उसी तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही, बट अगर ऑप्शनल पेपर की बात करें, मतलब प्री की बात करें, IAS के प्री, PCS का प्री और इसके अलावा भी जो हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे लेखपाल, चकबंदी ऑफिसर्स या हमारा समीक्षा अधिकारी, तो इन सब पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है या कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत दिए हुए हैं, वो ऑप्शन दिए होते हैं और आपको टिक करना रहता है। तो ये प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर
डिस्कस किया, वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ या कोई अंतर नहीं हुआ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हुई कि मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए हुए हैं। वैसे संविधान के रूप में देख के इसकी बात करें तो ये दोनों भाग हमारे संविधान के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाग 4 और 3 ये दोनों संविधान की आत्मा और चेतना है, इनके बिना हमारा संविधान अधूरा है या अर्थविहीन है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे दोनों संविधान की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, तो हमको इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि हमारे मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरणा लेकर जोड़े गए हैं, अमेरिकी संविधान को। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं और अमेरिकी संविधान नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने अपने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड और अमेरिकी संविधान ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मौलिक अधिकार के लिए अमेरिकी संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के लिए आयरलैंड का संविधान। अब ये आयरलैंड कैसे याद रखना है, मैंने अपने एक चैप्टर में बताया था आपको कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 2 ही संविधान में मिलते हैं, एक तो भारतीय संविधान में, दूसरा आयरलैंड के संविधान में। तो सबसे पहले आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्व को रखा था और वहीं से प्रेरणा लेकर हमने अपने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री के एग्जाम्स में, मतलब हमारे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, टिक वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इन दोनों इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहाँ पे टिक करना रहता है। और अगर हम अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, मतलब हम अपने जो मेंस के पेपर होते हैं, अगर हम वहाँ पर ये वाले पॉइंट मेंशन करते हैं अपने आंसर में, तो हमारा आंसर काफ़ी रिच हो जाता है। तो ये प्रमुख अंतर है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद्य योग्य हैं या न्यायोचित हैं, परंतु राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे वाद्य योग्य नहीं हैं, ये गैर न्यायोचित हैं। तो वाद्य योग्य या न्यायोचित क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं और न्यायोचित हैं। तो इसके लिए अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर प्रार्थना दे सकता है और बता सकता है कि मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और उसके लिए न्यायालय राज्य को निर्देश देगा कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें दिए जाएं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए मतलब जो हमारा न्यायालय है वो मौलिक अधिकार के केस में डिसीजन दे सकता है, उन राज्य को बाध्य कर सकता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार नागरिकों को दे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो वाद्य योग्य है और न्यायोचित हैं। परंतु राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के केस में क्या होता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के केस में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, या न्यायालय को अधिकार नहीं होता है कि वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के केस में अपना डिसीजन दे। मतलब हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें गैर न्यायोचित या अबाध्य योग्य कहते हैं। तो हमको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमारे वाद्य योग्य या न्यायोचित हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे वाद्य योग्य नहीं है, ये गैर न्यायोचित हैं। ये दूसरा प्रमुख अंतर है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं।
जब भी कोई राज्य कोई नया नियम या कानून नीति बनाता है तब उसे ये ध्यान में रखना होता है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं ये राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं। मतलब राज्य ऐसा कोई नियम या कानून या नीति नहीं बना सकता जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे नकारात्मक भूमिका निभाते हैं राज्य के संदर्भ में। वहीं पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वो राज्य से अपेक्षा करते हैं कि राज्य हमेशा समाज के कल्याण के लिए या देश के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए। अगर नहीं भी राज्य बनाता है, अगर राज्य नीति निर्देशक तो नहीं भी फॉलो करता है, कहीं रह जाता है, तो भी उसके केस में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के तहत हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं या राज्य पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य को काम करने से नहीं रोकते हैं या निर्देश सिर्फ देते हैं कि राज्य को समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं राज्य के संदर्भ में। अब जो तीसरा और प्रमुख अंतर है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वो है कि मौलिक अधिकार के केस में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः ही नागरिकों को मिल जाते हैं। इसका मतलब है राज्य या सरकार को मौलिक अधिकार के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई जन्म लेता है या जब भी कोई भारत की नागरिकता लेता है तो उसको ये मौलिक अधिकार खुद में खुद मिल जाते हैं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही उसको मिल जाते हैं। तो जितने भी मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं वो सब के सब अपने आप से नागरिकों को मिल जाते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के केस में ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ये स्वतः नागरिकों को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है सरकार या राज्य को पहले कानून बनाना पड़ेगा, जो कि नीति निर्देशक तत्व, अगर कोई नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू करना चाहती है तो उसके लिए उसे सबसे पहले कानून बनाना होगा, फिर वो कानून जाकर नागरिकों के ऊपर लागू होगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा अंतर है कि मौलिक अधिकार के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जो अगला प्रमुख अंतर है वो है मौलिक अधिकार व्यक्तिवादी हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत बढ़ावे के लिए करते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए करते हैं, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए, समाज के बढ़ावे के लिए, देश के विकास के लिए होता है। तो ये अगर कोई कानून बनता है नीति निर्देशक तथ्यों के तहत तो वो पूरे के पूरे समाज या पूरे के पूरे देश या पूरे के पूरे राज्य में लागू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं और मौलिक अधिकार व्यक्तिवादी हैं। जो अगला अंतर है वो है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए जैसा हम जानते हैं देश में रहने वाले हर किसी नागरिक के पास एक सर्वोच्च शक्ति है मौलिक अधिकार के रूप में। मौलिक अधिकार डायरेक्ट संविधान से मिले हुए हैं। इस तरह देश का हर व्यक्ति राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं जिससे कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना में मदद हो सके। ये लोक कल्याणकारी हैं या जन कल्याणकारी हैं। तो हमको यहाँ से याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब जो अगला अंतर है वो है मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त अधिकार है, मतलब नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के दायित्व या कर्तव्य है नागरिकों के प्रति। इसका मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित करते हैं या निर्देश देते हैं कि वो समाज के विकास के लिए या देश के विकास के लिए नीतियां बनाए और उस पर काम करे। तो मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तथ्यों के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब ये वाला अंतर बहुत इम्पॉर्टेंट अंतर है, इसको समझने की कोशिश करना। मौलिक अधिकारों को अदालत के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है और उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि
राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों के लिए हमारी अदालत या न्यायालय के पास अधिकार नहीं है कि वो संसद के या जो नीति बनाई उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दे और उसे प्रतिबंधित कर दे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों में चेंज करने के लिए या मौलिक अधिकारों को बढ़ाने या घटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। बिना संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी सरकार या राज्य कोई कानून बनाता है और अदालत को ऐसा लगता है कि वो जो कानून बना है वो उससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उस कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उस कानून पर रोक लगा सकती है। बस नीति निर्देशक तथ्यों के केस में ऐसा नहीं होता है। नीति निर्देशक तथ्यों के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो अदालत के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सके और उस पर प्रतिबंध लगा सके। बस अदालत ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकती है, जो कोई कानून बना है अगर वो बहुत अच्छा कानून है तो वो उसको बरकरार रखने के लिए अपना आदेश दे सकती है। जैसा कि बिहार सरकार ने अभी हमारे शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अगर आगे आने वाली सरकारें उस प्रतिबंध को हटा दें बट अदालत को लगता है कि वो प्रतिबंध लगा रहना चाहिए तो अदालत उसको लगे रहने के लिए निर्देश दे सकती है। तो आज हमने पढ़ा मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में अंतर। तो हमको पता चला कि मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे हुए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के लिए भाग 4 है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर या प्रेरणा लेकर हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या न्यायोचित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है और गैर न्यायोचित हैं। मौलिक अधिकार हमारे नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हमारे सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिवादी हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख अंतर थे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों में। तो आपको ये सारे अंतर पॉइंट वाइज याद रखने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। तो आज का लेक्चर बहुत यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू।